हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर धनश्री योगेश कदम और इस चैनल पर हम लीगल फील्ड, लॉ सब्जेक्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। अगर आप LLB, LLM, डिप्लोमा इन लॉ, जुडिशियल सर्विसेज, MPSC, UPSC लॉ ऑप्शनल या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट तक ये नॉलेज पहुंच सके। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मेजर साउंड माइंड पर्सन एंड लीगली क्वालिफाइड पर्सन। सोचो, आपके एक 17 साल के दोस्त ने अपना बिल्कुल नया लैपटॉप बेचने की एक डील फाइनल कर ली है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड है या वो कल को आराम से कह सकता है कि ना, आई चेंज माई माइंड? देखो, ये एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल का दरवाजा खोलता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक ऐसे क्रिटिकल टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं जिसके बिना सच बताऊं तो आपका आंसर कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आप जुडिशरी की तैयारी करो या UPSC मेंस की, ये कॉन्सेप्ट एक कॉर्नरस्टोन है और आज हम इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल फाउंडेशनल रूल से शुरू करेंगे, फिर माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में एकदम डीप डाइव करेंगे, उस लैंडमार्क केस को अच्छे से समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को देखेंगे और हाँ, एंड में मैं आपको वो परफेक्ट एग्जाम आंसर का स्ट्रक्चर भी दूंगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसकी फाउंडेशन चेक करनी पड़ती है, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये फाउंडेशन है पार्टीज की कॉम्पिटेंसी, यानी उनकी काबिलियत। सेक्शंस 10 और 11 इसी फाउंडेशन के ब्लूप्रिंट्स हैं। सेक्शन 10 हमें बताता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन 4 पिलर्स पर खड़ा होता है: फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और हमारा आज का हीरो, द सेकंड पिलर, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, अगर ये पिलर ही कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो सवाल उठता है कि इनकॉम्पिटेंट है कौन? वेल, सेक्शन 11 इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। ये साफ साफ 3 कैटेगरीज बताता है। पहला, माइनर्स; दूसरा, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड; और तीसरा, वो लोग जिन्हें किसी और लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। इन तीनों कैटेगरी में से आपके एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी टॉपिक है माइनर्स का। सो लेट्स फोकस हियर एंड डीकोड द एग्जैक्ट लीगल स्टेटस ऑफ एन एग्रीमेंट मेड विद अ माइनर। यहीं से आपके मेंस के ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, माइनर है कौन? बहुत सिंपल। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से कोई भी पर्सन जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, वो इंडियन लॉ की नज़र में एक माइनर है। द डेफिनेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एब्सोल्यूट। And this is the golden rule, the most crucial takeaway of this entire topic. एक माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट absolutely void होता है, not voidable, void। इसके लिए एक लीगल टर्म है void ab initio, जिसका मतलब है from the very beginning। लॉ की नज़र में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, ये अचानक से नहीं आया, इसे सीमेंट किया एक लैंडमार्क केस ने। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका आंसर हमेशा अधूरा रहेगा। चलिए इसकी फैसिनेटिंग स्टोरी देखते हैं। ये फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास खोस। कहानी ये है कि एक माइनर ने झूठ बोला कि वो मेजर है और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन ले लिया। पर यहाँ एक ट्विस्ट था, जो लेंडर था उसके अपने एजेंट को सच्चाई पता थी। जब माइनर की मदर ने केस फाइल किया तो ये मामला सीधा प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा, जिसने माइनर के फेवर में रूल किया। अब इस स्लाइड पे जो प्रिवी काउंसिल के अहम शब्द हैं उन्हें देखो। उन्होंने साफ कहा कि एक पर्सन जो इन्फेंसी के कारण इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। ये सिर्फ वॉइडेबल नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने की फंडामेंटल इनेबिलिटी है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये। लेंडर ने डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का आर्ग्यूमेंट यूज करने की कोशिश की, कहा कि माइनर को अपने झूठ से मुकरने नहीं देना चाहिए, बट द कोर्ट फ्लैटली रिजेक्टेड इट। क्यों? क्योंकि लेंडर का अपना एजेंट सच जानता था। एस्टॉपल वहां अप्लाई नहीं होता जहां आपको धोखा हुआ ही ना हो, राइट? सो द रूल इज स्ट्रिक्ट, अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस लॉ का पर्पस क्या है? इसका मकसद माइनर को प्रोटेक्ट करना है, उसे पनिश करना नहीं।
इसीलिए लॉ ने कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस बनाए हैं, बट ओनली जहां वो माइनर के बेनिफिट में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे के लिए है, जैसे उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना, तो वो वैलिड हो सकता है, या उसे एक पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट करना बिना किसी लॉस की लायबिलिटी के। द की थिंग टू अंडरस्टैंड इज, लॉ एक अडल्ट के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेगा माइनर के बेनिफिट के लिए, बट इसका उल्टा नहीं। एक और बड़ा एक्सेप्शन है सेक्शन 68 के अंडर, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज। मतलब अगर कोई माइनर को उसकी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करता है, जैसे पढ़ाई, खाना या रहने की जगह, तो वो उसकी पेमेंट रिकवर कर सकता है। बट, एंड हियर्स द क्रूशल पार्ट, माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होता। पेमेंट सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी या एस्टेट से ही रिकवर की जा सकती है। और ये टेबल तो ब्रिलियंटली दिखाता है कि कोर्ट्स क्या नेसेसरीज मानती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज या प्रॉपर्टी बचाने के लिए लोन, ये सब नेसेसरीज हैं। लेकिन लग्जरी आइटम्स, एंटरटेनमेंट या पिलग्रिमेज के खर्चे, ये सब नहीं हैं। एग्जाम के लिए ये डिस्टिंक्शन बहुत बहुत हेल्पफुल है। Now that we've mastered the rules from minors, चलो फटाफट दूसरी 2 कैटेगरीज पर भी नजर डाल लेते हैं। इससे आपके आंसर को एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे आप कोई मार्क्स मिस ना करें। सेक्शन 12 साउंड माइंड को डिफाइन करता है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसको समझने की एबिलिटी और ये रैशनल जजमेंट लेने की एबिलिटी कि वो आपके इंटरेस्ट्स को कैसे इफेक्ट करेगा। इंटरेस्टिंगली, एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, वो लूसिड इंटरवल में, यानी जब वो ठीक हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और आखिर में कुछ लोगों को स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स डिस्क्वालीफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस, वॉर के टाइम पर एलियन एनिमीज, कुछ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स या एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स। इन्हें या तो कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका जाता है या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सू करने से। एंड नाउ वीव रीच्ड द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट। एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया तो एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखना है। लेट्स ब्रेक डाउन द आइडियल स्ट्रक्चर। 10 इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए फॉर गारंटीड सक्सेस। सेक्शन 10 से शुरू करें, सेक्शन 11 से कॉम्पिटेंसी डिफाइन करें, गोल्डन रूल लिखें, वॉइड एब इनिशियो, लैंडमार्क केस, मोहरी बीबी तो जरूर साइट करना है, फिर नेसेसरीज और बेनिफिट वाले एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करें, और एंड में एक कंप्लीट आंसर के लिए दूसरी 2 कैटेगरीज मेंशन कर दें। परफेक्ट स्कोर। So to summarize our entire explainer, capacity, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक फाउंडेशनल पिलर है। माइनर्स के साथ अग्रीमेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वॉइड है, और लॉ एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ तब बनाता है जब वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट्स में हो। और मैं आपको इस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूँ। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का पर्पस ही लोगों को उनकी बात से मुकरने से रोकना है, तो ये एक माइनर के अगेंस्ट क्यों नहीं यूज हो सकता, जो जानबूझकर धोखा देने के लिए अपनी एज गलत बताता है? इस पर सोचिए एंड लेट्स डिस्कस इट इन द कमेंट्स। ऐसे ही क्लियर और एग्जाम फोकस्ड लीगल इंसाइट्स के लिए गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।